पसाकोलॉजी भौजी के सभी देवरों को, पसाकोलॉजी भौजी के सभी चाहने वालों को, पसाकोलॉजी भौजी के एक देवर के तरफ से सप्रेम नमस्कार। मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं माई लिटरेरी वर्क्स। इसके ऊपर आधारित ये चैनल लिटरेरी वर्क्स रंजन कुमार। नागपंचमी के दिन फेसबुक लाइव में जब से यह तय हुआ कि पसाकोलॉजी भौजी से जुड़ी हुई कहानियां मैं आगे नए YouTube चैनल पर रखूंगा, तब से हमारी पसाकोलॉजी भौजी बहुत खुश है, एकदम से लहलोट हो गई है सावन में। अभी नागपंचमी को गुजरे कितना दिन हुआ है, 2-3 किलो गुलाब जामुन खा गई है मंगा करके खुशी के मारे। वैसे तो लीगल वार्निंग ये है कि ये घटनाएं, स्थान, चरित्र सब काल्पनिक होते हैं, लेकिन अगर ये सब काल्पनिक कहा जाए तो आपको मजा नहीं आएगा। तो लीगल वार्निंग ये रहने दीजिए कि ये घटनाएं, स्थान, पात्र सब काल्पनिक है, लेकिन आप इसको मान के चलिए कि पसाकोलॉजी भौजी सच में कहीं एग्जिस्ट करती है, प्रोफेसर कहीं सच में एग्जिस्ट करता है। मेरे उपन्यास के जितने भी चरित्र हैं, जब आप मान के चलेंगे कि ये समाज में कहीं एग्जिस्ट करते हैं, तब आपको ज्यादा आनंद आएगा। एक जो लेखकीय मर्यादा होती है कि मेरे किसी भी चरित्र का किसी भी जीवित मृत व्यक्ति से संबंध नहीं है, वो लेखकीय मर्यादा के कारण लीगल वार्निंग ये है। लेकिन एक पाठक होने के नाते, एक दर्शक होने के नाते आप ये कल्पना करके चलिए कि सारे चरित्र इस समाज में मौजूद हैं और वर्तमान में मौजूद हैं। उसके बाद आपको आनंद जो है कई गुना आएगा इस कहानी को सुनने में, जानने में, पढ़ने में। पढ़ने की बात तो तब आएगी जब ये किताब पब्लिश होके आएगी, उसके पहले मैं आपसे मुखातिब हूं। तो आप मान के चलिए कि पसाकोलॉजी भौजी कहीं मौजूद है और पसाकोलॉजी भौजी के पति, उनके बुढ़ऊ प्रोफेसर, वो भी मौजूद हैं वर्तमान काल में। सारे चरित्र जो इस कहानी में बताए जा रहे हैं, ये आपको मान के चलना होगा। जिस तरह आप मैथ में मान लेते हैं, मान लिया कि मूलधन 100 है, वैसे ही यहां भी मान लीजिए ये सब इस धरती पर मौजूद है वर्तमान काल में, और मैं आपको उनकी कहानियां बता रहा हूं। लेकिन पुनः दोहरा दूं, लीगल वार्निंग ये है कि ये सब कथानक काल्पनिक है और इनका किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, और अगर कोई संबंध मिलता है तो इसे लेखकीय कल्पना समझा जाए। लेकिन पुनः अपने दर्शकों और पाठकों से ये गुजारिश करना, ये मेरा लेखकीय अधिकार बनता है कि आप ये कल्पना करिए कि ये समाज में चरित्र जिंदा हैं और उसके बाद आप इनका आनंद लीजिए। आगे बढ़ते हैं और आज पहला एपिसोड है इस चैनल पर, और शुरुआत करते हैं अपने उपन्यास पसाकोलॉजी भौजी एंड प्रोफेसर पुराण से। तो सबसे पहले बात आती है पसाकोलॉजी भौजी उपन्यास की भूमिका क्या है। ये बिहार की कहानी है और मान लीजिए अरवल जिला की कहानी है। अरवल जिला में कई स्थान हैं जिनका मैं नाम लेता जाऊंगा, वो सब नाम कहानी में प्रसंगवश आएंगे। आप ये मान के चलिए कि वहां पे ये सब घटनाएं घट रही हैं, क्योंकि आपको स्थान तो बताना पड़ेगा। लेकिन आप ये भी मान के चलिए कि वो सब स्थान काल्पनिक है, वो चरित्र काल्पनिक है, लेकिन आपको ये
अपने दिमाग में रखते हुए चलना है कि वो सब स्थान सही है, सब पात्र वहीं पे जीवंत रूप में मौजूद हैं और उनके बीच ये घटनाएं घट रही हैं। तो बिहार के अरवल जिले से चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर पुराण एंड पसाकोलॉजी भौजी। उपन्यास की टाइटल में आएगा यही, पसाकोलॉजी भौजी एंड प्रोफेसर पुराण। अब भूमिका के रूप में मैं आपको बताऊं तो कहां से शुरू करूं, बड़ा ही कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग जो पहली बार यूट्यूब के माध्यम से इस कहानी को जानेंगे, उन्हें बिल्कुल पता नहीं है, इसलिए पूरी बात फिर से एक बार दोहरा दूं। एक 35 प्लस के उम्र का नौजवान बिहार का, अब उसे आप नौजवान कहिए या अर्ध वयस्क कहिए या प्रौढ़ता की ओर बढ़ता हुआ वयस्क कहिए, क्योंकि बिहार में लोग 15-16 साल की उम्र से कंपटीशन की तैयारियां करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद अगर 35वें साल प्लस तक अगर कोई बेरोजगार रहता है तो उसे बूढ़े की ही संज्ञा दी जा सकती है। और शादी क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि जीवन में कन्या तब आए जब शादी हो जाए, ये जिद पकड़ के रखी। और ऐसा कोई दूल्हा जब बिहार का कोई जिद पकड़ ले और नौकरी फिर भी नहीं मिल रही, तो उम्र बढ़ती जाती है और विवाह होता नहीं है। तो ऐसे ही एक दूल्हे की कहानी मैं आपको बता रहा हूं, जिन्हें इस कहानी में प्रोफेसर के नाम से पुकारा जाएगा। अब प्रोफेसर क्यों कहना है? इसलिए कहना है क्योंकि उम्र के 40वें साल में, आगे बताऊंगा कि किन परिस्थितियों में और कैसे नौकरी मिलती है। और जो अच्छे होते हैं उनको हम प्रोफेसर कहते हैं, जैसे जो टीचर अच्छे होते हैं उनको हम टीचर कहते हैं। और मेरे ख्याल से बिहार में नहीं, पूरे देश भर में जो टीचर खराब होते हैं, हम बातों बातों में कह देते हैं कि ये तो फटीचर है। तो वहीं से ये नए शब्द का निर्माण हुआ मेरे लिए, कि जो रिश्वत ले दे करके अपनी योग्यता के बल पे नहीं, जो प्रोफेसर होने के लायक नहीं है और अपने उम्र के 40वें साल में आकर के अगर असिस्टेंट प्रोफेसर लगता है, तो जिस तरह हम खराब टीचर को फटीचर कहते हैं क्योंकि योग्यता नहीं है, चापलूसी के बल पर आया है, भाई चांसलर की चापलूसी करके, उनकी मैडम की चापलूसी करके, उनके बच्चों का टट्टी पेशाब उठा करके। तो इस तरह जो लोग उम्र के 40वें साल पे प्रोफेसर बनेंगे, तो उनके लिए मैंने एक नया शब्द इजाद किया, प्रोफेसर। अब आप कहेंगे वो पसाकोलॉजी भौजी क्यों है? तो जो भौजी है बिहार के एक बहुत ही, अब अरवल जिला हमने आपको बताया है, तो अरवल जिला के एक बहुत ही भूचड़ देहाती गांव से आती है। ऐसे गांव से जहां तक जाने के लिए सड़क नहीं है। बरसात के मौसम में अगर दामाद जी को वहां जाना हो तो अपना कच्छा भी खोल करके उठा के कंधे पे रख लेना पड़ता है और बाकी सारा कमर के नीचे का हिस्सा पानी में डूबा रहता है, तब जाके ससुराल पहुंचेंगे। और जब ससुराल के दरवाजे पर पहुंचेंगे तब जाके वापस कंधे से उतार करके फिर चड्ढी डालेंगे। तो उस गांव से आती है हमारी पसाकोलॉजी भौजी। अब वो पसाकोलॉजी भौजी कैसे बनी, इसके पीछे की भी बात बता दें, तभी कहानी में आगे बढ़े। बिहार में कैसी डिग्रियां मिलती हैं ये बहुतों को पता है। बहुत लोग बहुत मेहनती भी होते हैं और अधिकतर आईएएस बिहार से ही निकल के आते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि मैं अभी उनकी बात नहीं कह रहा। बिहार के हर घर में कुछ मुन्ना भाई भी होते हैं जो अपनी जन्म तिथि बदल के, बाप का नाम बदल के, घर का पता बदल के एक नहीं 3-3 बार पास करते हैं, तो मैट्रिक पास करते हैं। वैसे ही 2-3 बार में वो इंटर पास करते हैं, वैसे ही उनका ग्रेजुएशन होता है। और मैट्रिक तो चलो पास करने के लिए 2-3 बार किसी तरह इस तरह पास किया जाता है, इंटर ऐसे किसी भी तरह पास कर लिया। ग्रेजुएशन में तो बिहार में खुल्लम खुल्ला चलता है, जाने की भी जरूरत नहीं है आपको कॉलेज में और आपको डिग्रियां मिल जाती हैं। ये दुर्भाग्य है बिहार का। मैं खुद बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूं, तो इस तरह की चीजों को जानता हूं, इसलिए अपने उपन्यासों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से मुझे इस पर आवाज भी उठानी है। तो इसी तरह के माहौल में
बॉटनी सब्जेक्ट से बीएससी करके हमारी पसाकोलॉजी भौजी निकली हैं। और 20 साल की पसाकोलॉजी भौजी बिहार में लड़कियों की शादी के लिए उनके माता पिता 16 साल से ही भटकना शुरू कर देते हैं। तो 20 साल की उम्र तक आते आते हमारी पसाकोलॉजी भौजी के लिए पता नहीं कितने दूल्हे ढूंढ लिए गए, लेकिन कहीं बात बनी नहीं। अब कहीं किसी ने पसंद ही नहीं किया। कुछ लोगों ने लड़की देख के छोड़ दी, कुछ लोगों ने योग्यता देख करके छोड़ दी, और बहुत सारे लोगों ने पसाकोलॉजी भौजी का खानदान ऐसा है कि खानदान देख के छोड़ दी। क्योंकि पसाकोलॉजी भौजी का पूरा खानदानी चरित्र भी हम आगे आपको बताएंगे। आज तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो पूरा खानदानी चरित्र आज नहीं रखा जा सकता। तो बहुत सारे लोगों ने जैसे ही जाना कि अच्छा पसाकोलॉजी भौजी इस खानदान से आती हैं, तो पसाकोलॉजी भौजी के खानदान से नाम से ही उनकी शादी की बात आगे नहीं बढ़ पाई। अब उधर एक पसाकोलॉजी भौजी थी जिनके पिताजी परेशान थे कि बेटी की शादी नहीं हो रही, और इधर उम्र के 35 प्लस में जाकर के उम्र के जो 40वें वर्ष का दौर है उसमें पहुंच करके नौकरी से रहित ये हमारे जिनका सारा टैलेंट मूलाधार चक्र में जाके अवस्थित हो गया था। ऐसे तो आप जानते हैं कि पढ़े लिखे लोगों का दिमाग मस्तिष्क में होता है, लेकिन जब आदमी पढ़ लिख करके ज्यादा दिनों तक सफलता प्राप्त नहीं करता तो उसकी जो टैलेंट है वो धीरे धीरे नीचे की ओर ड्रिप डाउन करती जाती है, और वो डाउन करते करते अंत में जाके मूलाधार चक्र में अवस्थित हो जाती है। अब मूलाधार चक्र में अवस्थित होकर के अब वो टैलेंट किसी काम नहीं आ रहा, क्योंकि किसी भी एग्जाम में प्रतियोगिता परीक्षा देने जाएंगे तो मस्तिष्क का प्रयोग करना पड़ेगा ना, लेकिन टैलेंट तो सब जाकर के मूलाधार चक्र में बैठा हुआ है। और अब आशंका यह है 40 वर्ष की उम्र तक आते आते कि किसी दिन ऐसा ना हो कि पेट खराब हो और सारा टैलेंट जो है मल के रास्ते बाहर आ जाए। तो उसके बाद निर्णय लेते हैं हमारे इस उपन्यास के नायक, जो बाद में प्रोफेसर बने, कि अब शादी कर ली जाए, उम्र निकला जा रहा है। तो लड़कियों की तलाश शुरू हुई। अब किस तरह से पसाकोलॉजी भौजी जीवन में आई ये भी आपको उपन्यास में आगे बताएंगे हम। लेकिन कुछ ऐसा संजोग बनता है कि नौकरी मिलने से पहले शादी हो जाती है हमारे 20 साल की पसाकोलॉजी भौजी की, जो बीएससी पार्ट 2 कर रही थी उस वक्त बॉटनी से, बिहार से। अब पार्ट 2 कर क्या रही थी, कैसे डिग्री मिलता है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और उधर ये जो भविष्य के होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर साहब हैं, इनका टैलेंट मूलाधार चक्र में जाके अटका हुआ है, और ये 40 साल की उम्र के आसपास में जाके पसाकोलॉजी भौजी से शादी करते। अब जाहिर सी बात है 40 साल का दूल्हा और 20 साल की दुल्हन, बिहार का माहौल, बिहार का परिप्रेक्ष्य, टैलेंट की कहानी क्या है दोनों की, वो तो हमने आपके सामने रख ही दिया। क्योंकि मैं बहुत सारे उन मित्रों को भी जानता हूं बिहार के, जिन्होंने 21 वर्ष की उम्र से लेकर के 27वें 28वें वर्ष तक आते आते पता नहीं कितने एग्जाम क्लियर कर लिया, और अंत में आज आईएएस के पद पर भी बैठे हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कुछ नहीं कर पाते। तो मुझे अभी कहानी के पात्र में समाज की उस विसंगति को रखना है जहां ये लोग जो कुछ भी नहीं कर पाते, जब कुछ भी नहीं कर पाते तो फिर किसी भी तरह से कुछ करने का भाव लेकर के फिर समाज में हर तरह के कदाचार में लिप्त होकर के कुछ बनने की कोशिश करते हैं। तब ऐसे लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या होता है, ये सब घटनाएं आपको इस उपन्यास के माध्यम से आपके बीच में रखी जाएंगी। अब कारनामा देखिए, वो लड़की जिसकी कहीं शादी तय नहीं हो रही थी और कन्या निरीक्षण के समय उसे हाँ कह दिया जाए, और कन्या निरीक्षण के समय इस डर से कि कहीं यहाँ भी मुझे निगलेक्शन ना मिल जाए,
4 आदमियों को देखते ही बुक्का फाड़ के रो देती है, लेकिन मजबूरी थी कि इधर दूल्हे को भी तो दुल्हन नहीं मिल रही थी, कोई रास्ता ही नहीं था, तो सिलेक्शन कर लिया जाता है। अब वो जो छोरी जो 4 लोगों को देखते ही बुक्का फाड़ के रो देती है, जिसके कॉन्फिडेंस का लेवल ये है, जब उसकी शादी हो जाती है तब वो क्या करती है, वो अपने पति को एक पालतू कुत्ता बनाती है। और वो जो 40 साल की उम्र का जो पति है, बुढ़ाऊ, अब वो किस प्रकार का कुत्ता बनता है पालतू अपनी पत्नी का, यह भी आपको इस उपन्यास में देखने को मिलेगा। और ऐसे लोग अगर प्रवासी बिहारी बन जाएं तो वहां मोहल्ले वालों के लिए बड़ा ही मनोरंजक साधन बना देते हैं और मोहल्ले वाले बड़ा मजा लेते हैं। ये दुख के साथ कह रहा हूं, लेकिन ये हालात हैं। अब सासू तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, दुनिया के सब तीरथ। सारे तीर्थों को जो साली में देखता है, साला में देखता है, ससुर में देखता है। ये गाना है ना, आपने सुना होगा फिल्म में, सासू तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, दुनिया के सब तीरथ जुटे, चारों धाम घरवाली है। तो ऐसी घरवाली जब मिल गई है एक 40 साल के बुढ़ऊ को, और एक साथ पूरा कोई एक फेस्टिव में अगर पूरा परिवार जुट जाए, उधर से लड़की बोले हमारे मम्मी पापा क्यों नहीं आएंगे, और लड़का बोले हमारे भी मम्मी पापा क्यों नहीं आएंगे, तो हमारी पसाकलौजी भौजी, दिन भर के ड्रामे के बाद हमारी पसाकलौजी भौजी की सास बोल रही है अपने पति से कि दामाद नीक मिलल बा, ये इलुआ कब्जा में ले ली है पूरा। और उधर दूसरी तरफ दूसरे कमरे में प्रोफेसर की मां सुबक सुबक के अपने पति से बोल रही कि आचरा के हवा लाग गई है बबुआ के, सब बर्बाद हो गई, पेट भी अपन अब यहाँ भारी है। प्रोफेसर बेटा के पास 75 प्लस के तनख्वाह पर अब हमनी के पेट भारी हो गई बा। कहानी बहुत ही मनोरंजक लगेगा आपको, और कहानी के माध्यम से, उस उपन्यास के माध्यम से मुझे समाज के इस विसंगति को उठाना है, इस पर चर्चा करनी है। तो आगे बढ़ते हैं। अब पसाकलौजी भौजी चाहती हैं, जानते हैं, कि उनकी कहानी को हम खूब प्रचारित करें। हम पसाकलौजी भौजी के एक देवर हैं, और आप सब जो सुनने वाले आए हैं, आप सभी देवर हैं। तो पसाकलौजी भौजी के इस देवर की तरफ से पसाकलौजी भौजी के सब देवरों को सप्रेम नमस्कार। जिस दिन भी हम पसाकलौजी भौजी उपन्यास की चर्चा करेंगे, उस दिन हमारा अभिवादन इसी प्रकार से आपसे होगा। आप सभी देवरों को प्रेम भरा नमस्कार, क्योंकि हम भी पसाकलौजी भौजी के देवर हैं, और आप सब सुनने वाले, चाहने वाले पाठक भी पसाकलौजी भौजी के देवर हुए, तो हम और आप भाई भाई हुए ना। और पसाकलौजी भौजी के बहुत सारे लंगोटिया यार हैं जो अरवल जिले में इधर उधर बिखरे पड़े हैं। तो मुझे पता है ये कहानी उन तक भी पहुंचेगी। तो पसाकलौजी भौजी के जो भी बचपन के लंगोटिया यार हैं, सब जिन तक भी ये कहानी पहुंच रही है, पहुंचेगी, उन सबको भी प्रेम भरा नमस्कार। और पसाकलौजी भौजी के कुछ ऐसे भी लंगोटिया यार हैं जो चाहते थे कि पसाकलौजी भौजी के साथ घालमेल हो जाए। घालमेल हो भी गया, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी, जाति बीच में आ गई, समाज बीच में आ गया। तो वो लोग भी दिल जले, ऐसे दिल जले लोग भी इस कहानी को आनंद लेंगे, तो उनको भी नमस्कार। ऐसे दिल जले पसाकलौजी भौजी के चाहने वालों को भी प्रेम भरा नमस्कार मेरी तरफ से। अब हम उस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते यहाँ पे,
लेकिन गांव भर के सबसे छांटल डैश 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 डैश, इसमें आप फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिएगा। पसाकोलॉजी भौजी उस कैटेगरी में आती है, और पसाकोलॉजी भौजी की कहानी हम आगे आपको इस चैनल पर रखेंगे। ये आज इंट्रोडक्शन पार्ट था कि ये पसाकोलॉजी भौजी क्यों है और वो प्रोफेसर क्यों है, प्रोफेसर क्यों है। जिस तरह फटीचर उसी तरह प्रोफेसर। और चूंकि हमारी ये जो भौजी है ना, ये साइकोलॉजी से एमए करती हैं बाद में, ये तो बताना भूल गया आपको शायद। ये बॉटनी से बीए पार्ट 2 कर रही थी, तब इनका ब्याह हुआ था, और धीरे धीरे फिर आगे इन्होंने अपना क्वालिफिकेशन को बढ़ाया, और क्वालिफिकेशन को बढ़ा के भौजी ने अपने क्वालिफिकेशन को एमए इन साइकोलॉजी विथ 70% मार्क्स पास किया। लेकिन जो हमारी भौजी है ना, जब हमसे बतियाई तो हमें कहा कि हमने पसाकोलॉजी विषय से एमए किया है। तो आप समझ जाइए कि जो साइकोलॉजी को पसाकोलॉजी पढ़े, इसीलिए इनका नाम ही हमने रख दिया पसाकोलॉजी भौजी। और पसाकोलॉजी भौजी बहुत ही खुश होती हैं, वो नाराज नहीं होती हमसे। जैसे हम उनको कहते हैं का हो पसाकोलॉजी भौजी, का हाल चाल है, तो भौजी बिल्कुल खुश हो जाती है, एकदम लहलोट हो जाती है। कहती हैं आपके जैसा देवर ढूंढने से भी हमको कहाँ मिलता। ये ब्याह से हमको एक ही खुशी है कि भले ही हमारा भतार बूढ़ा मिला, लेकिन एक वो आपके जैसा देवर मिला जो हमको खूब फेमस कर रहा है। अब पसाकोलॉजी भौजी इस बात से खुश थी पहले कि हम उनको फेसबुक पर फेमस कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे पसाकोलॉजी भौजी की शिकायत होने लगी कि अब फेसबुक को कौन पढ़ता है, कोई पढ़ता है फेसबुक पर, अब फेसबुक पे ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। तब हमने कहा तब क्या किया जाए बताइए, हम तो आपका कहानी फेसबुक पर लिख रहे हैं। तो पसाकोलॉजी भौजी बोली हमरा ये बढ़िया से उपन्यास नहीं छाप दीजिएगा। तो हमने कहा छाप देंगे, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे रीडर्स हैं, कुछ पढ़ेंगे। अब हमारी दरअसल कविता की एक किताब आई थी, और उसके बाद संपादन में एक किताब आई। तो जैसे पसाकोलॉजी भौजी को पता चला तो उन्होंने हमसे सीधे पूछा हमारा किताब नहीं बनेगा। हमने कहा बिल्कुल बनेगा, काहे नहीं बनेगा। तो तब से हम हुई मिशन में लग गए कि पसाकोलॉजी भौजी छप करके आवे किताब, लेकिन समय मिलता ही नहीं है। अब कभी समय का कमी, कभी परिस्थिति का कमी, कभी और कुछ, कभी और कुछ। जानते नहीं हैं, जब आप अच्छा रास्ता पर चलने का कोशिश करते हैं तो बीच में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, तो बाधाएं आती जाती रही। तो पसाकोलॉजी भौजी धीरे धीरे निराश हो गई एकदम से। एक दिन बोली हमसे कि आजकल तो देवर जी आप हम पर ध्यान ही नहीं देते हैं, महीनों महीनों लग जाता है तब जाके आपके दिमाग में आता है, और कहीं को छोटा मोटा ऐसे ही 2-4 लाइन लिखते हैं पसाकोलॉजी भौजी के बारे में। एक तो फेसबुक पर आजकल कोनो पढ़ता नहीं है, और जो थोड़ा बहुत लोग पढ़ता लिखता भी है उसमें भी आप लिखते ही नहीं है। हमको आप महीना दिन के बाद याद करते हैं, कभी कभी तो 1.5-2 महीना तक भूला जाते हैं, और हम रोज आपका बाट देखते रहते हैं कि कब हमारा बारे में देवर जी कुछ कहेंगे। अब लीजिए, अब हमारी धर्म पत्नी अल्पना जी, उन्होंने कहा आप जल्दी से अपनी पसाकोलॉजी भौजी का ख्वाहिश काहे नहीं पूरा कर देते हैं, किताबुआ लिखते काहे नहीं है। तो हमने कोशिश करी कि किताबुआ लिखें जल्दी। अब लिखने में आलस लगता है, हम हूं अपना आदत से मजबूर हैं, तो सोचे ये बड़ा मुश्किल हालात हो गया है। अंत में निर्णय लिए कि काम करते हैं ना, पसाकोलॉजी भौजी किताबुआ बाद में छपेगा, पसाकोलॉजी भौजी के कहानियां सब ऐसा ही काहे नहीं बता देते हैं। तो भौजी खुद ही सजेस्ट करी, कहे कि आजकल यूट्यूबुआ का जमाना है, फेसबुकवा को कौन देखता है। तो हमने पूछा कि भौजी आपको यूट्यूबुआ पाने का मन है का। तो पसाकोलॉजी भौजी ने कहा कि हाँ, हमको अगर यूट्यूबुआ पर ला देते तो बढ़िया ना रहता। फेसबुकवा पर खाली आपको जाने पहचाने वाला दोस्तवा ने ना पड़ता है, यूट्यूबुआ पर काई नहीं करने करने से पूरा देश दुनिया से देख देख के आ जाता है। तो हमारे सामने बड़ा मुश्किल हालात था जी। हम यूट्यूब पर एक इनसाइट स्पिरिचुअलिटी बाबा श्री नीव करौरी जी महाराज के कोई चैनल चलाते हैं। तो हमने कहा भौजी उस पर आपका कहानियां हम नहीं डाल सकते हैं,
वो स्पिरिचुअल चैनल है, उस पर ये सब कहानी नहीं बतावल जा सकता है। आपका जैसन कारनामा है ना आपका और प्रोफेसर का और आपके पूरे खानदान का, वो इस पर शेयर नहीं किया जा सकता है। तब साइकोलॉजी भौजी बोली, एकरा में कौन सा आपको घरे से कोनो आपका खेत बिका रहा है? एगो दूसरा यूट्यूब चैनल बना लीजिए। तो मैंने पूछा तो फिर वहां भी तो यही समस्या होगा, वहां कौन देखेगा? अभी तो फेसबुक पर तो कुछ मित्र हैं जो देखते हैं, जानते हैं, वो पढ़बू करते हैं, वहां आपको कौन देखेगा, पढ़ेगा? जो कोई नया चैनलवा बनावेंगे तो नया चैनलवा में कोई रहेगा जुड़ल तब ना देखेगा। तब साइकोलॉजी भौजी ही बोली कि एक काम करिए ना, एक दिन फेसबुकवा पर बता दीजिए कि हम यूट्यूबवा पर अपनी साइकोलॉजी भौजी की कहानी बतावेंगे। अब उसके बाद एक नया यूट्यूबवा बना करके हमको यूट्यूबवा पर चलाइए, आप देखिए कि कितने सारे लोग जुड़ जाएंगे। हमारा नाम ही काफी है उनको जोड़ने के लिए, चलाने के लिए। तो ये आइडिया जो है ना साइकोलॉजी भौजी का हमारा दिमाग में क्लिक कर गया। फिर हम सोचे हमारे पास तो और भी किताब लिखना था जो हम लिख नहीं पाए हैं, तो उसको भी लिखना है, उसको भी पूरा करना है। ये कैसे होगा बाबू? तब हमने सोचा कि जो एक बड़ा बाबू का कहानी हम लिख रहे थे वह फेसबुके पर लिख के रखल है, धीरे धीरे उसमें भी बहुत कुछ लिखना बाकी है, वो नहीं पूरा कर पाए। तो हम सोचे वो कहानियां को यहीं जोड़ देते हैं। और एगो जहानाबाद के और एगो कहानी था, दास्ताने कुंज भवन, सुधाबाई का कोठा, वो उपन्यास लिख रहे थे। हालांकि इसके अलावा और 3-4 को लिख रहे हैं, लेकिन वो सब यूट्यूबवा पर आवे लायक नहीं है। लेकिन हमको लगा कि 2-3 गो यूट्यूबवा पर आ सकता है। ये साइकोलॉजी भौजी बहुत अच्छा आइडिया दी है हमको, तो इसलिए यूट्यूबवा पर आ गए हैं और यूट्यूबवा पर साइकोलॉजी भौजी की कहानी लेकर के आ गए हैं और प्रोफेसर पुराण भी लेकर के आ गए हैं। आगे बड़ा बाबू की कहानी भी बताएंगे और दास्ताने कुंज भवन, सुधाबाई का कोठा भी बताएंगे। अब हम आपको मिलते रहेंगे यही चैनल पर। तो साइकोलॉजी भौजी की बात मान के हम चैनलवा पर आ गए हैं। अब आप लोग जो है ना, अपने अपने घर में बादाम फ्राई करिए और बढ़िया से चाय पानी लेकर के बैठ जाया करिएगा। क्या है कि सोमवार बुध अशुभ के किसी भी वक्त में शाम तक एगो वीडियो अपलोड हो जाएगा। जब एगो वीडियो अपलोड होगा तो आप समझते हैं, आओ कोई खुश हो चाहे नहीं, हमको एक बात का खुशी जरूर है, साइकोलॉजी भौजी जरूर देखेंगी, अब साइकोलॉजी भौजी खूब लहलोट होंगी। आइए सावन में अपनी भौजी को खुश करना जानते हैं कितना एथी की बात है। अरे हमरो उम्र 46 साल हो गया महाराज, और 46 साल के उम्र में एगो 20 साल की भौजी मिली थी। हालांकि भौजी को मिलना हो गया 9 साल हो गया जी। तो आज के डेट में साइकोलॉजी भौजी 20 साल की नहीं है, अब तो साइकोलॉजी भौजी 30 के आसपास पहुंचने वाली है। तो हमारा भी जो उम्र है, इस उम्र में अगर एगो हमको भौजाई मिले तो सोचिए ना, पूरा जिंदगी बिना भौजी के गुजारे हैं। ऐसे उम्र में जब हम अपने बुढ़ापा की ओर, जिस तरह बुढ़ापा की ओर प्रवृत्त था, तो उसको 20 साल की बीवी मिली, लेकिन हमको भी उसी तरह से बुढ़ापा में प्रवृत्त भैया को बीवी मिली और हमको एगो भौजी मिली, और वो भी भौजी जो इतना ख्याल रखे। तो साइकोलॉजी भौजी अपना सब दिल का बात हमको बताती हैं, कभी मैसेज कर देती हैं, कभी कॉल कर देती हैं, कभी तो कहती हैं कि हम आइए जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं, आना नहीं है, हमारा शहर आपके लिए आउट ऑफ बाउंड है। आप दूरे से बस जितना प्रेम स्नेह बरसाना है बरसाइए और हम आपका सब काम कर देंगे। तो साइकोलॉजी भौजी को खूब एकदम तमन्ना है फेमस होए के, तो हमरा से ज्यादा जुड़ल यही लगी है कि उनको फेमस होना है। तो हमने वादा किया है कि भौजी हम जरूर से जरूर किताब पूरा करेंगे आपके जीवन के ऊपर, और उसमें आपके जीवन का छोटा से लेके बड़ा तक ना सब चीजें को रखेंगे। तो आगे आपको साइकोलॉजी भौजी का पूरा खानदानी चरित्र भी बताएंगे। खाली इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दें, साइकोलॉजी भौजी के दादाजी हैं, जिंदा है अभी बुढ़ाओ, उनका नाम है मास्टर रामदीन।
अब उनकी एगो पत्नी है, एगो पत्नी मर गई और दूसरा ब्याह किए थे बुढ़ऊ अपनी पत्नी के मरला के बाद बुढ़ापा में। तो उनका नाम है लहसुन गंधा, जो पसकलौजी भौजी के दादी हुई। अजय पसकलौजी भौजी के पिताजी है ना, उनका नाम है पराजित मिसिर। और पसकलौजी भौजी के मम्मी के नाम है कजरी। पसकलौजी भौजी को घर में लोग बुलाते हैं इलुआ, कभी कभी कह देते हैं पिलुआ, कभी कभी कह देते हैं चिंपिया। माने इनके घर का बहुत सारा नाम है। चिंपैंजी की तरह भौजी खुद बताती है। चिंपिया काहे कहते हैं हमने पूछा था, तो बोले कि हम चिंपैंजी की तरह हरकत करते हैं और हमारा मुंह नाक भी चिंपैंजी की तरह लगता था ना बचपन में, तो हमारा नाम सब रख दिया चिंपिया। अब पसकलौजी भौजी 4 बहनें हैं, कोई भाई नहीं है। और सबसे छोटकी बहनी का नाम है सिंपिया। अब बीच में आओ दूगो है, अब सबके कहानी आज ही थोड़े बताएंगे। मोटा मोटा परिचय आपको दे दिए। अरे एगो और परिचय नहीं दिए। एगो और जगह है अरवल में उसरी, वहां एगो पसकलौजी भौजी के लंगोटिया यार है, उसको जो है ना वहां का चाणक्य कहते हैं। अरे उसका भी कहानी गजबे है। हम अपने इस कहानी में उसको रमेश बबुआ कहेंगे। और वो जो चाणक्य है उनके को चचेरा भाई भी है, उनको हम उमेश बबुआ कहेंगे। तो मोटा मोटी तौर पर हम कहानी में आज आपको परिचय कराए हैं। और पसकलौजी भौजी के और भी कुछ लंगोटिया यार हैं जिनसे भी आपको बाद में परिचय कराएंगे। और जैसे जैसे कहानी बढ़ेगा, पात्र जैसे जैसे प्रकट होंगे, वैसे वैसे आपको तो कहानी में सब पता चलबे करेगा। तो जब बतिया कह रहे थे से भुला गए, देखिए अब देखिए, अब कहेंगे कि प्रोफेसर के खानदान के परिचय नहीं कराए, पसकलौजी भौजी रूस जाएगी। उनका ससुर कौन, पति कौन, भैंसुर कौन, देवर कौन। अब देवर तो हम ही हैं, बस समझ लीजिए, एकमात्र देवर हैं पसकलौजी भौजी के हम। अब बाकी पति भैंसुर ससुर इस सब के बारे में आपको बाद में बतावेंगे अगले एपिसोड में। आगे भी जब से जैसे कहानी बढ़ेगा ना वैसे वैसे बतावल जाएगा। तो आज इतने पर विराम देते हैं और कहते हैं कि अगला दिन जब पसकलौजी भौजी की कहानी आवेगी ना, तो उसके पहले जो है बादाम फ्राई करके रखिएगा चाय के साथ। अभी मत पूछिए कि चिनिया बादाम या ये मंडवा वाला बादाम, ये भी एगो सेक्रेट है, ये भी एगो पसकलौजी भौजी की कहानी है। तो इस सेक्रेट भी बाद ही में खोलेंगे। अब हम फिलहाल आपको कह दिए, अब आपको जौन सा बादाम समझ में आता है, चिनिया बादाम समझ में आता है या ये मंडवा वाला बादाम समझ में आता है, हमने कह दिया बादाम फ्राई करके रखिएगा और चाय सामने रखिएगा। अरे हमरा लगी नहीं, अपने लिए। कहानी सुनते सुनते जब आप बादाम खाएंगे फ्राई किया हुआ और चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे, तो आपको ज्यादा मजा आएगा, दोगुना तेगुना मजा आएगा। ये भी हम नहीं कह रहे हैं, ये भी हमको चुपके से पसकलौजी भौजी बोली कि हमरा कहानी जो भी सुनेगा यूट्यूबवा पर, उसको कह दीजिएगा कि बादामुआ फ्राई करके रखेगा साथे चाय केतली में रख के। अब जिसको चाय पसंद है वो चायवा रखेगा, और जिसको चाय नहीं पसंद है वो कॉफिया रखेगा। जैसे हमको अब चाय पसंद नहीं है तो हम तो कॉफी रखेंगे, लेकिन हम रखियो के क्या करेंगे, हम आपको कहानी सुनावेंगे कि हम जो है बादामुआ फाकेंगे और कॉफिया पियेंगे। इसमें और भी कैरेक्टर हैं पसकलौजी भौजी से जुड़े हुए, तो उन लोगों को कहेंगे कि भैया आप लोग चाय पार्टी का इंतजाम करके रखिएगा, आप बादामुआ तो फ्राई करके जरूर रखिएगा, तबे कहानी आगे चलेगा। तो मिलते हैं फिर अगला एपिसोड में। आज तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था पसकलौजी भौजी का। तो पसकलौजी भौजी के इकलौते देवर के तरफ से पसकलौजी भौजी के अन्य बने हुए नए नए सभी देवरों को और सभी बचपन के लंगोटिया यारों को और पसकलौजी भौजी को पसंद करने वाले और भी चाहे जिस रिश्ते में भी आप लगते हो, सबको प्रेम भरा नमस्कार। फिर मिलते हैं आगे पसकलौजी भौजी एंड प्रोफेसर पुराण के अगले एपिसोड में। नमस्कार पुनः आप सभी मित्रों को रंजन कुमार की तरफ से। आप
देख रहे थे लिटरेरी कैरेक्टर्स रंजन कुमार। धन्यवाद।